नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छे से आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि एचपी पटवारी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद हमारा अगला कार्य क्या होता है कि हमें इस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, पाठ्यक्रम क्या है। तो सर्वप्रथम तो हमें पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम से संबंधित जो वीडियो है हमारे YouTube चैनल पर अपडेट हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं, अपलोड वीडियो को देख सकते हैं। पहले आप अपना पाठ्यक्रम जान लीजिए, उसके बाद फिर आगे की जो हमारी रणनीति होती है कि हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय के बारे में। आपको जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे एचपी पटवारी में, तो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किन किन विषयों से प्रश्न आने के अनुमान है, तो ये सारी सारी चर्चा आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को मैं आरंभ करूं उससे पहले एक बार सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दूसरे विद्यार्थी जो आपकी तरह ही एचपी पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको भी इस वीडियो के बारे में पता लग सके और इस वीडियो के साथ जुड़कर वो अपनी तैयारी कर सके। तो चले करते हैं आरंभ आज की इस वीडियो को। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो आपको पाठ्यक्रम बताया गया है वो किस प्रकार का पाठ्यक्रम है। तो देखें, सर्वप्रथम हम पाठ्यक्रम की जब बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन, ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय रहेगा आपके पास 120 मिनट का। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो आपको जैसे कि जैसे मैंने पहले बोला कि विस्तृत जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो सब्जेक्ट रिलेटेड +2 जो कि कौन कौन से सब्जेक्ट वो अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल जनरल नॉलेज, इंडिया और एचपी जी, ठीक है, आपकी एचपी जी के करंट अफेयर, इससे जो आपको 85 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो दूसरा भाग आता है एवरीडे साइंस, दैनिक जो विज्ञान है, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और हिंदी, जो कि आपको मैट्रिक लेवल की 10वीं कक्षा तक की पूछी जाएगी। ठीक है, अंक कितने होंगे? 35 अंक होंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि जो 10 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश के जो हमारे पास आते हैं 10 प्रश्न और मैथमेटिक्स के 15, हिंदी के 10 और सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 85 अर्थात 85 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी के हमारे पास 10 प्रश्न आने के अनुमान है। तो 10 प्रश्न अर्थात 10 अंक हमें कैसे प्राप्त करने हैं, क्योंकि एक एक अंक के लिए लड़ाई होती है परीक्षा में। एक अंक अगर कम रह जाए तो कई विद्यार्थियों का पूरा का पूरा साल खराब हो जाता है। उनको फिर दोबारा से प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कब परीक्षा होगी, दोबारा से सारी सारी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इससे आप भली भांति परिचित है। तो एक एक अंक को हमें ऐसे नहीं समझना है। तो 10 अंक यहाँ पर हिंदी की जब हम बात करेंगे तो 10 में से 10 अंक हमें कैसे प्राप्त करने हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से विषयों से संबंधित प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चले करते हैं आरंभ आज की वीडियो को। तो विषय कौन कौन से पढ़ने हैं हिंदी में? सर्वप्रथम बात करेंगे हम हिंदी भाषा संक्षिप्त परिचय। ठीक है, आपको हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय पढ़ाया जाएगा। हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, विकास किस प्रकार से हुआ, विभिन्न भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये सारी सारी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हिंदी हिंदी वर्ण विचार। ठीक है, हिंदी वर्ण विचार की बात करें जिसमें कि स्वर और व्यंजन हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन में से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर किसे कहा जाता है, पलुत स्वर किसे कहा जाता है, दीर्घ स्वर की क्या पहचान है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से हमारे पास बनते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णमाला किसे कहा जाता है। ठीक है, मुख
इसके खुलने के आधार पर जो हमारे पास स्वर भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उच्चारण स्थान किसे कहा जाता है, कंठ व्यंजन कौन से हैं, तालव्य व्यंजन कौन से हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा प्रश्न इस विषय में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्ण विचार, उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक मिस हो गया है, वर्ण विचार के बाद हम पढ़ेंगे शब्द विचार, ठीक है। तो एक हमारे पास विषय आता है शब्द विचार, ठीक है। तो शब्द विचार में हमें क्या पढ़ना है कि हिंदी भाषा के विभिन्न शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। शब्द किसे कहा जाता है, ठीक है, तत्सम शब्द कौन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, तत्सम शब्द क्या है, रूढ़ शब्द क्या है, देशीय शब्द कौन से होते हैं, विदेशी शब्द कौन से होते हैं, संकर शब्द की क्या पहचान है, ठीक है। तो ये सारे के सारे विषय यहाँ से तत्सम तद्भव, आपको पता है बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तत्सम और तद्भव में से, ठीक है। तो ये वाला विषय पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा किसे कहा जाता है, ठीक है, साधारण सा विषय, परंतु संज्ञा से आपको जैसे कि जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जो संज्ञा है उसका भी बार भाववाचक शब्द दे दिया जाए तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनानी होती है आपको, ठीक है, कई बार क्रिया बनानी होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम विषय को पढ़ेंगे हम। सर्वनाम किसे कहा जाता है, ठीक है, तो सर्वनाम की जो सर्वनाम कैसे प्रयोग किया जाएगा, सर्वनाम का प्रयोग कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, वो हमारे पास आ गया। उसके बाद आ गया विशेषण, ठीक है, विशेषण किसे कहा जाता है। फिर क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कौन सी है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, बहुत सारी क्रियाओं के भेद हैं वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्रिया, विशेषण, क्रिया और उसके बाद फिर एक विषय क्रिया विशेषण, ठीक है, वो भी आ जाता है। क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कारक। कारक किसे कहा जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ा होगा आपने, है ना। तो कारक की पहचान क्या है, कौन कौन से कारक है, अपदान कारक कौन सा था, अधिकरण कारक कौन सा होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है संधि। संधि, है ना, संधि में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बड़ी समस्या है। दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर व्यंजन संधि आ जाए तो व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम है, दीर्घ संधि के कौन से नियम है, स्वर संधि, जो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, व्यंजन संधि के कितने प्रकार हैं, विसर्ग संधि किसे कहा जाता है। तो ये सारे के सारे विषय यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संधि में जो आपकी समस्याएं होंगी उसको यहाँ पर सुलझाया जाएगा। संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे समास, ठीक है। समास किसे कहा जाता है, समास में से प्रश्न आता है। बहुव्रीहि समास, बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं कि द्विगु समास कभी द्विगु समास जो है वो बहुव्रीहि में आ रहा है, लग रहा है द्विगु परंतु बहुव्रीहि में गिना जा रहा है। समास है कर्मधारय परंतु बहुव्रीहि में गिना जा रहा है। तो कर्मधारय समास की पहचान कौन सी है, बहुव्रीहि समास की पहचान कौन सी होती है। तो ये सारे के सारे विषय यहाँ से पढ़ने वाले हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया वाक्य रचना, है ना। वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्य, मिश्र वाक्य कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य कौन है, निर्देशात्मक वाक्य कौन सा होता है जिसमें निर्देश दिया जाता है वो वाक्य कौन सा है, इच्छा बोधक वाक्य कौन सा होता है। ये सारे के सारे जो विषय आते हैं वाक्य के बारे में उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है काल, है ना, समय। काल किसे कहा जाता है, काल के कौन कौन से प्रकार है, आसन्न भूतकाल किसे कहा जाता है, ठीक है, भविष्य काल के कौन कौन से प्रकार हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास काल से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, यहाँ काल का विषय हो गया। फिर आ गया हिंदी भाषा के चिन्ह। हिंदी भाषा के चिन्ह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हिंदी भाषा के चिन्ह अर्ध विराम, अल्प विराम में बड़ी ज्यादा भ्रम रहता है। अल्प विराम कौन सा है, अर्ध विराम कहाँ पर लगाएं, ठीक है, पूर्ण विराम कहाँ पर आएगा, कहाँ पर हमें जो है इच्छा, जिसको विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है, जहां पर इच्छा हो, किसी प्रकार का भाव प्रकट करना हो, वहां पर कौन सा चिन्ह लगता है। हंस पद चिन्ह किसे कहा जाता है, लाघव चिन्ह कौन सा होता है, विस्मरण चिन्ह कौन सा है। तो ये सारे के सारे चिन्हों के बारे में हमें सर्वप्रथम पता होना चाहिए। फिर उन चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, क्योंकि अगर गलत प्रयोग हम करते हैं चिन्ह का तो वाक्य गलत हो जाता है। और आपको पता है वाक्य शुद्धि में कई बार चिन्ह से संबंधित त्रुटि भी देखने को मिलती है। आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और उसमें आपके पास सही जगह पर चिन्ह नहीं लगाया गया होगा, ठीक है, या गलत चिन्ह का प्रयोग कर दिया, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं देखने को मिलेगा।
ठीक है, या फिर उसमें आप प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो आपको वाक्य त्रुटि भी देखनी होती है, क्योंकि वाक्य त्रुटि में विद्यार्थी ये सोचते हैं कि इसमें वाक्य संरचना में गलती है, परंतु वाक्य संरचना के अंतर्गत हमारे पास विराम चिन्ह की गलती भी आती है, तो वो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अव्यय किसे कहा जाता है। अव्यय का अर्थ क्या हो, जिसका व्यय ना हो, है ना, ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उनको अव्यय कहा जाता है। अव्यय है कितने प्रकार के, तो वो सारे के सारे अव्यय आगे। फिर आगे उपसर्ग और प्रत्यय, आप भली भांति जानते हैं उपसर्ग किसे कहा जाता है, प्रत्यय किसे कहा जाता है ना। प्रत्यय उस जो हमें कृदंत प्रत्यय किसे कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद आ गया पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची किसे कहा जाता है, आप बोलेंगे पर्यायवाची एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो भाई उसको अनेक अर्थी शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची जिनको समानार्थी शब्द कहा जाता है, एक हमारे पास आता है अनेकार्थी शब्द, दोनों में बहुत भिन्नता है। ठीक है, विद्यार्थियों में ज्यादातर ये भ्रम रहता है, कंफ्यूजन रहती है, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची को एक ही समझते हैं, नहीं, दोनों में भिन्नता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक हमारे पास श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी आते हैं। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, तो उसमें कि सुनने में एक समान से लगते हैं शब्द, परंतु अर्थ में भिन्नता होती है, उनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो उनको याद करना है, वो हो गया। उसके बाद वचन एवं लिंग परिवर्तन, वचन बदलो लिंग बदलो, अनेकार्थ शब्द, वही कि पर्यायवाची नहीं, यहाँ पर हम अनेकार्थी शब्द के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ऐसा विषय, मुहावरे लोकोक्तियां अधिक कठिन भी नहीं है, बस थोड़े से मुहावरे लोकोक्तियों को याद कर लेंगे। महत्वपूर्ण मुहावरे लोकोक्तियों को याद करने के बाद यहाँ ये नंबर तो हम कह सकते हैं कि मुफ्त के नंबर हैं, फ्री के नंबर हैं। मुहावरा आपने ठीक कर दिया, लोकोक्ति ठीक कर दिया, ज्यादा कठिन नहीं है, गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं, है ना, तो इसलिए इस यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों को हमने पढ़ना है, कैसे पहचानना है कौन ये लोकोक्ति है कि मुहावरा है, वो चीज इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अलंकार। अलंकार बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अधिकतर आपको देखने को मिला है परीक्षाओं में, ये यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ा कठिन आ जाता है, कठिन हो जाता है हमें एक काव्य पंक्ति में से अलंकार को पहचानना, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान है, अतिशोक्ति अलंकार कौन सा होता है, शब्द अलंकार कौन सा है, अर्थ अलंकार कौन सा है। ठीक है, उसके बाद उभय अलंकार किसे कहा जाता है, तो ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो अलंकारों के बारे में पढ़ना, उसके बाद हमारे पास आ जाता है काव्य रस। तो काव्य रस की बात जब हम करेंगे, तो वैसे तो आपके पाठ्यक्रम में काव्य रस नहीं है, परंतु यहाँ से अनुमान है, या फिर सिलेबस हो सकता है कि आपका अपडेट हो, जैसे कि आपने अभी टीजीटी का सिलेबस देखा, एकदम से अपडेट हुआ, जेबीटी का सिलेबस देखा, उसमें भी अपडेशन देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर भी अनुमान है कि जब आपका सिलेबस पूर्ण रूप से रिवाइज किया जाएगा, बताया जाएगा, तो विषय हो सकते हैं कुछ और विषयों को इसमें मिलाया जाए, ऐड किया जाए, है ना। तो यहाँ पर हम एक विषय काव्य रस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, रस कितने प्रकार के हैं, रस का जो हमारे पास, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी बताई, पंडित जगन्नाथ ने रसों की संख्या कितनी बताई, तो यहाँ से प्रश्न जो है वो देखने को मिलता है। तो काव्य रस के विषय को भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात आती है साथियों कि हमें ये जो तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, तो उसके लिए सिविल स्टेप अपना HP पटवारी का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच चलेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन ही बताया गया है, अगर आप ऑनलाइन लाइव बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। चंडीगढ़ में हमारी ब्रांच, चंडीगढ़ में ऑफलाइन बैच चलेगा, घुमारवी में हमारा जो सेंटर है, ठीक है, वहां पर ऑफलाइन बैच चलेगा, और शिमला संजौली में हमारा ऑफलाइन बैच जो HP पटवारी का अभी चल भी रहा है, और नए बैच भी लॉन्च होंगे भविष्य में। तो अगर आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच ले सकते हैं, ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन बैच की जो, अगर आप ऑनलाइन बैच लेते हैं तो 2400, मात्र 2400 में आप इस बैच को ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन बैच लेना है तो उसके लिए
आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फोन नंबर भी आपको दिया गया है। इस फोन नंबर पर आप संपर्क करके ऑफलाइन बैच के बारे में भी पता कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच में जो भी आपके डाउट्स होंगे साथ साथ ही क्लियर किए जाएंगे। अगर ऑनलाइन बैच आप लेते हैं डाउट्स वहां पर भी क्लियर होंगे। तो जैसे आपको सूटेबल लगे आप वो बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर सिविल स्टैप के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि हमारा ये जो बैच है 11 दिसंबर से आरंभ हो चुका है। तो अधिक ज्यादा मतलब अधिक देरी मत कीजिएगा, क्योंकि अधिक देरी जब आप करेंगे तो बहुत सारे जो विषय हैं वो रह जाते हैं, या फिर आपको नए बैच में एंट्री मिलेगी। जैसे भी है, ठीक है, प्रयास कीजिए जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी आरंभ कर दीजिए। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सूचना आपको इस वीडियो से कोई सूचना मिली, लगता है आपको ये वीडियो हमारे लिए लाभदायक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने मित्रों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो के साथ जुड़ सके। इस वीडियो को देखकर वो उनको भी उचित मार्गदर्शन मिल सके। और ये सारे के सारे विषय आपको मैं हिंदी में मैं पढ़ाऊंगा। तो अगर आप मुझसे हिंदी के इन विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन में भी चंडीगढ़ में, शिमला में मतलब संजौली, और जो हमारा बैच है घुमारवी में, वहां पर भी आपको मैं वहीं पर आके पढ़ाऊंगा। तो जहां पर भी आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।